नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आते ही सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल और राजनेता दोनों ही बढ़ चढ़कर जीत के दावे कर रहे हैं और सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर पहुंच गया है। चुनाव से पहले नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के मंत्री और विधायकों समेत इस्तीफा देने वाले सभी 14 नेता आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं के सपा में शामिल होने से पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी अब 400 से ज्यादा सीटों पर जीत सकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं कर सकते हैं। एक रिपोर्ट देखें। मकर संक्रांति पर समाजवादी पार्टी का सियासी सूरज उगता नजर आ रहा था। इस मौके पर पार्टी कार्यालय में मेले सा माहौल रहा। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले तीनों मंत्रियों समेत सभी 14 विधायक यहां पहुंचे और अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उनकी पार्टी अब 400 पार कर सकती है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा से कैच छूट गया। जो लोग खबर को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। अखिलेश यादव बीजेपी से आए मंत्रियों और विधायकों को अपनी साइकिल की सवारी करते देख बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि अब उनकी साइकिल चुनावी सफर के लिए तैयार है। जिस तरफ वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है। इस बार भी पहले की तरह अकेले नहीं चले हैं, बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर के आए हैं। अखिलेश यादव जहां गदगद दिखाई दिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य आत्मविश्वास से फूले फूले नजर आए। जोश से भरे मौर्य ने कहा कि वो जिसे छोड़ते हैं वो तबाह हो जाता है, चाहे वो मायावती हो या बीजेपी। मौर्य ने दावा किया कि मकर संक्रांति को बीजेपी का सूर्य अस्त होने की शुरुआत हो गई है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का संकल्प लेकर के हमारे सभी नौजवान क्षेत्रों में जुड़ जाएं। 10 मार्च 2022 को जब परिणाम आवे तो उस परिणाम से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बने और भाजपा पूरी तरीके से सफाया हो जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 के दावे को झुठलाते हुए कहा कि उनके साथ 85% मतदाताओं को अपने साथ बताया। वहीं लेकिन इस मौके को वर्चुअल रैली बताया, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति के ये भीड़ जुटाई गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर अपने गृहनगर गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने मकर संक्रांति पर दलित के घर खिचड़ी खाकर सामाजिक न्याय के लिए अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद और वंशवाद का तंज कसा। पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने और पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक गांव को, हर एक किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके को दिया है। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों के एक आवास बने हैं। बहरहाल योगी इन इस्तीफों में उनकी सरकार पर पिछड़ों, दलितों की उपेक्षा के आरोप से हुए नुकसान की भरपाई करते नजर आ रहे हैं। सरकार और बीजेपी छोड़ने वाले सभी 14 विधायकों के इस्तीफे के एक से मजमून ने बीजेपी के पिछड़ा कार्ड की पूरी पटकथा बदल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आते आते सियासी तापमान जाहिर तौर पर बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल और राजनेता दोनों ही बढ़ चढ़कर जीत के दावे कर रहे हैं। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। साक्षी दिवाकर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी की। डॉक्टर अभिषेक राय जी इस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है सपा के। साथ ही साथ विवेकानंद पाठक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस यूपी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा साक्षी दिवाकर जी आपसे है। साक्षी जी, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तमाम जो बीजेपी से जो नेता गए हैं सपा में, क्या वो सभी एक बीजेपी के विनिंग फॉर्मूले को एक गहरी चोट दे गए हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, ये दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो यहाँ पर किसी एक दो व्यक्ति के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे हर कार्यकर्ता में एक नेता बनने की काबिलियत है। यही कारण है कि हमारा बूथ स्तर का जो बूथ अध्यक्ष है वो भी एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति से हमारी पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है कि जो विश्वास है कि 2022 में दोबारा सरकार बनाएंगे, वो हमारे काम पे विश्वास है। हमें जो घर घर हमने सुविधाएं पहुंचाई है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमने बनाई थी, जिसके माध्यम से हम घर घर पहुंचने में सफल हुए हैं, हम उस विश्वास के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। और 2014 के बाद से लगातार जो जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, चाहे अगड़े हो चाहे पिछड़े दलित हो, हर व्यक्ति हर वक्त हमें समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम सही नियत के साथ में कार्य करते हैं। बहुत सारे कार्य ऐसे हुए थे जो 70 वर्षों में कभी नहीं हुए। जैसे लोगों को पक्के मकान की बात की जाए, या कई मुद्दे ऐसे थे जहां तक आज तक बिजली के कनेक्शन नहीं पहुंचे थे, लोगों को, महिलाओं को शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं मिलती। तो बहुत सारे कार्य, एक जो गरीब व्यक्ति था उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी लाई पिछले 5 वर्षों में, उसी के आधार पर हम सत्ता के पे जाएंगे। ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय, अब सवाल इस बात को लेकर है, स्वामी प्रसाद समेत तमाम नेताओं से सपा को कितना सियासी फायदा होगा? और जो आज भीड़ देखी गई उससे गदगद नहीं समा रहे थे अखिलेश यादव, कैसे इसे देखते हैं और कितना सियासी फायदा नाप रहे हैं फिलहाल? सीधी सी बात है, ये भीड़ तो अभी बानगी है। अभी तो ये कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। अभी आप रोज देखेंगी, रोज कोई ना कोई नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हमारी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि अखिलेश जी की आंधी नहीं सुनामी चल रही है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी का हम समूल नाश करने जा रहे हैं, सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं। 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो माननीय योगी जी वापस गोरखनाथ धाम में जाएंगे और गोरखपुर में बैठ के पीठ में मठाधीश बनेंगे। वो है वहाँ के तो मठाधीश। तो बहुत सीधी सी बात है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता 5 साल में जो उसने अन्याय सहा, चाहे वो युवा हो जिनको बेरोजगारी में हम लैपटॉप बांटते थे, लाठियां बांटते थे, चाहे वो किसान हो जिनके ऊपर ठाड़ चढ़ती थी और 370 दिन किसान बैठे रहे, 700 किसानों की शहादत हो गई। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी आते, एक दिन माफी मांग लेते हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश की आम जनमानस हो, जो 2014 में एक जुमला आया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। महंगाई डायन होती थी 2014 में, आज शायद भारतीय जनता पार्टी की बुआ बन के बैठी हुई है। उसके बारे में सरकार बात नहीं करती। बेरोजगारों के बारे में सरकार बात नहीं करती। ये सरकार सिर्फ जुमला देना जानती है, सिर्फ जुमला। ठीक है, बड़े बड़े जुमले दिए। माफिया इनके सामने, एसपी ऑफिस के सामने क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का उद्घाटन करता है। माफिया को इन लोगों ने, जो डॉन है उसको एमएलसी बना रखा है और ये शिष्टाचार की बात करते हैं। अजय मिश्रा टेनी को ये क्या कहते हैं, अभी तक बर्खास्त नहीं कर पाए। अगर उन्होंने 26 सितंबर को भड़काऊ बयान नहीं दिया होता तो उनके बेटे आशीष मिश्रा की इतनी हिम्मत नहीं होती। ठीक है अभिषेक जी। गाड़ियां रॉन्ग। विवेकानंद पाठक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, किसी की आंधी चल रही है सर, किसी की तूफान चल रहा है, लेकिन इस बीच आपकी प्रतिज्ञा यात्रा चल रही है और प्रतिज्ञा यात्रा क्या आंधी तूफान के बीच टिक पाएगी? क्या लोगों में अपनी छाप छोड़ पाएगी क्या? बिल्कुल नेहा जी, लोगों के अंदर पूरी तरीके से ये प्रतिज्ञा यात्रा छाप छोड़ेगी। जिस तरीके से लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, माननीय प्रियंका गांधी जी का नारा ये प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की लड़कियों की जुबान पे आ गया है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञाएं भी प्रदेश के लोगों तक पहुंच चुकी हैं। अब आप देख लीजिए ना, इन दोनों लोगों का क्रूर और अहंकार किस तरीके से है। नहीं सर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना कि इनमें भले ही अहंकार हो, लेकिन आखिर आपकी प्रतिज्ञा यात्रा का उद्देश्य, उसका मतलब इमरान मसूद नहीं समझ रहे हैं, मसूद अख्तर नहीं समझ रहे हैं,
नरेश सैनी नहीं समझ रहे हैं? क्यों उनको समझ नहीं आ रहा कि इतनी बेहतर प्रतिज्ञा यात्रा आप लोगों की है, लड़की हूं लड़ सकती हूं के दम पर आप आगे बढ़ रहे हैं? ये क्यों नहीं आपके उद्देश्य को समझ पा रहे कि दूसरी पार्टियों को जा चुके हैं, दूसरी पार्टियों का रुख कर चुके हैं? नहीं जी, जिसे सवाल यदि एक करती हैं तो उसका उत्तर पूरा ले लीजिए, उसके बाद यदि दूसरा सवाल करेंगे तो उसका उत्तर दे दूंगा। जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर हम दे रहे हैं, उसके बाद आपके दूसरे सवाल का भी देंगे। जी जी बिल्कुल। तो मैं कह रहा था कि किस तरह का गुरूर और अहंकार इन लोगों पे दिख रहा है। जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विधायक खरीदते थे तो वो सारे विधायक अच्छे होते थे, बढ़िया होते थे। जब कर्नाटक में कोई दूसरे पार्टी के लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो अच्छा होता है, बढ़िया होता है। मध्य प्रदेश में ज्वाइन करें तो अच्छा है, गोवा में ज्वाइन करें अच्छा है, पश्चिम बंगाल में ये पूरी टीएमसी तोड़ के ला रहे थे तो बहुत अच्छा चल रहा था, अभियान चला रहे थे। आज जब इन्हीं के विधायक और इन्हीं के मिनिस्टर असंतुष्ट होकर इससे सोच लेना चाहिए कि दम घुट रहा था उन लोगों का। जब जिस तरह से जनता का दम घुट रहा था इस सरकार में, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, जिस तरह से उनका दम घुट रहा था उस तरह से इन विधायकों और मंत्रियों का भी दम घुट रहा था। और जैसे ही सरकार खत्म हुई एक के बाद एक इस्तीफा देना शुरू कर दिए हैं। रही बात समाजवादी पार्टी की, ये लहर बता रहे हैं, इनका भी गुरूर और अहंकार टूटने जा रहा है। जब ये टिकटॉक का जब घोषणा करेंगे ना समाजवादी पार्टी के लोग, तो जिस तरह की लहर इस तरह से खिसक रही है, भारतीय जनता पार्टी से लोग असंतुष्ट होकर निकल रहे हैं, वैसे ही पूरी तरीके से देखिएगा कि जैसे ही टिकटॉक की घोषणा समाजवादी पार्टी करेगी, इसी तरह की लहर वहां भी दिखेगी निकलने वाले लोगों की और संतुष्ट लोगों की। दूसरा सवाल आपका ये था कि इमरान मसूद और हमारे कांग्रेस के पार्टी के नेता जो लोग छोड़ के गए दूसरे दलों में, उन पे तो मेरा सीधे से कहना है, देखिए हमारी नेता ने साफ तौर पे कहा है ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है। और इसमें वही लोग साथ रह सकते हैं जो मजबूत हो, जो निष्ठावान हो, जिसको क्षणिक लाभ की जरूरत होगी, जिसको सिर्फ विधायक नहीं, आप ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों में उनके नेताओं का दम घुट रहा था, तो ये तो दूसरी पार्टियां भी कहेंगी ना सर कि इनके नेताओं का दम घुट रहा था कांग्रेस पार्टी में, इसलिए दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। देखिए वो कह के गए हैं, किसी ने ये नहीं कहा। इमरान मसूद का वीडियो देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा कि राहुल जी और प्रियंका जी ने हमें बहुत सम्मान दिया, बहुत अच्छे से हम काम कर रहे थे, हम केवल समाजवादी पार्टी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम भाजपा को रोकना, उनको अपना सीट बचाना है, उनको विधानसभा में पहुंचना है, उनको सदन में पहुंचना है। तो जो हमारे संगठन से जो लोग गए हैं वो इसलिए नहीं गए कि उनका दम घुट रहा था, वो सिर्फ अपने क्षणिक लाभ के लिए, या फिर वो कांग्रेस का भविष्य उत्तर प्रदेश में नहीं देख पा रहे थे क्या? एक ये भी वजह थी क्या? हाँ, ये उनका आइडियोलॉजी हो सकती है, ये उनकी सोच हो सकती है कि वो उस चीज को नहीं भाप रहे हो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसको उन्होंने महसूस नहीं कर पा रहे हो। उनको ये लग रहा हो कि हम कहीं और जाएंगे तो हो सकता है उनकी सोच पूरी हो जाएगी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज पिछले 2 सालों से आपने भी देखा और पूरा प्रदेश देखा है, पूरा देश देखा है कि चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे दलितों का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों के रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं पे हो रहे अत्याचार का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी और हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कुंभा से लेकर और वर्तमान में इलाहाबाद तक उन्होंने लगातार सड़क से लेकर सदन तक। ठीक है साक्षी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी विवेकानंद पाठक जी कर रहे हैं, कह रहे दम घुट रहा है बीजेपी के अंदर नेताओं का, इसीलिए यही वजह है कि नेता अब इस्तीफों की झड़ी लगा रहे हैं, एक के बाद एक कई नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं। क्या वाकई ऐसा है? अगर नहीं है तो लोकतंत्र कहाँ है? कैसे लोग अपनी बातों को आगे तक नहीं पहुंचा पाते? देखिए, एक और तो ये लोग बोलते हैं कि बहुत गद्दावर नेता है, उनका बहुत जन समर्थन उनके साथ में है, और दूसरे लोग बोलते हैं उनका दम घुट रहा था और 5 वर्षों से उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। 5-6 दिन पहले तक बीजेपी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आया उनकी व्यक्तिगत पूर्ति नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। उसका जो भी व्यक्तिगत कारण रहा होगा, लेकिन 5 दिन पहले तक तो वो भारतीय जनता पार्टी की रोज तारीफ कर रहे थे। एक गद्दावर नेता थे, कैबिनेट मंत्री थे। हमारी पार्टी का एक उसूल है कि सबके साथ चिंतन मंथन के बाद फैसला लिया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी फैसले थे उसमें उनका भी हाथ था। अब उनका दम नहीं घुटा, लेकिन उन्होंने विरोधियों की भाषा अब वो बोलने लगे, कह रहे हैं कि हमारा दम घुट रहा था। ठीक है, अभी 5 ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय, सवाल इस बात को लेकर है कि दम नहीं घुट रहा था। बीजेपी ये कह रही है कि सत्ता की मलाई काटनी थी, 5 साल तक काटी, और उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा अब ये वजह है कि इसीलिए वो ये लोग कह रहे हैं कि जी हमारा दम घुट रहा था, हम बात नहीं कह पा रहे थे। ये दरअसल सत्ता की मलाई काटने वाले नेता है, ये अवसरवादी नेता, इस तरह के आरोप लग रहे हैं उन नेताओं पर जो आपकी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। नेहा जी, जब भारतीय जनता पार्टी ये चीज करे तो उसे ये लोग कहते हैं कि चाणक्य ने करा।
ये इनका मास्टर स्ट्रोक था। और जब हमारे अखिलेश जी करें तो उसके ऊपर इन लोग को आपत्ति हो जाती है। इन लोग को इसलिए आपत्ति हो जाती है, ये चुनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, माधवराव सिंधिया को ये मंत्री बना देते हैं और मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। तो इनकी कतनी और करनी में कितना अंतर है सब लोग देख रहे हैं। तो जनता को जो करना है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, चाहे इनके जितने मंत्री अभी हाल फिलहाल में शामिल होने वाले, ये इतने त्रस्त हो गए थे जब मंत्री की ही नहीं सुनी जा रही। मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था और ये सरकार क्या क्लेम करती थी। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का विधानसभा में स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि जब से कोरोना आया उत्तर प्रदेश में 59% जॉब चले गए। साथ में था, अगर 59% जॉब चले गए तो कहां से 2 करोड़ का वादा कर रहे थे? ये सफेद झूठ था। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए वहां पर वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें पता था कि दलितों के साथ गलत हो रहा है, पिछड़ों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि उनका तो टिकट कटने वाले थे। ऐसे नेता जो आपकी पार्टी में गए उनके टिकट कटने वाले थे ना। ये सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, किसानों के साथ क्या अत्याचार हुआ, अजय मिश्रा टेनी अभी तक बर्खास्त नहीं हुए। ऐसा क्या विशेष प्रेम है जो भड़काऊ बयान उन्होंने दिया 26 सितंबर को, उसके बावजूद भी वो बर्खास्त नहीं हुए। उनके बेटे ने उसे भड़काऊ बयान पे किसानों को राम दिया अपनी थार के नीचे, SIT की रिपोर्ट में भी आ गया, इलेक्ट्रिक रिपोर्ट में भी आ गया, लेकिन अभी भी वो इनके आंख का तारा बने हुए हैं। माननीय गृह राज्य मंत्री जी बगल में बैठा के चश्मे से ढूंढते अपराधी कहाँ है। अरे साहब वो खुद के हिस्ट्री शीटर है, सारी दुनिया को पता है, 96 के हिस्ट्री शीटर है वो, उनको गृह राज्य मंत्री बना रखा है इन लोगों ने। ठीक है और साक्षी जी, गैर यादव OBC वोट बैंक को अब कैसे साधा जाएगा? एक बड़ा झटका आप कहें या ना कहें बीजेपी को लगा है, एक डंट लगा है उस वोट बैंक पर जो कि गैर OBC वोट बैंक है, लेकिन अब गैर यादव वोट बैंक को कैसे साधा जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है वो सबका साथ सबका विकास है। यही कारण है कि हमने बिना किसी भेदभाव के हमने हर वर्ग में काम किया है। जो आज समाजवादी पार्टी को अपने MY का जो मतलब बदलना पड़ा वो इसीलिए बदलना पड़ा है क्योंकि जो मुस्लिम भाई हैं या यादव भाई हैं तो भी अब भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो समस्या हमारे आगे नहीं, समाजवादी पार्टी के आगे है। अब लोगों ने, जनता ने देख लिया है। लेकिन ये जो भीड़ जुटी कार्यालय में क्या दिखाती है, ये क्या दिखाती है साक्षी जी? देखिए, भीड़ का अगर आप बात की जाए तो आज तो अगर जनता के की इतनी ही परवाह होती तो भारतीय जनता पार्टी की ही सीट ले लेते। अगर ज्वाइनिंग करवानी थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर लेती। जनता का जवाबारा इन्होंने दिखाया अपनी ताकत दिखाने के लिए, जनता का ही अहित हो रहा था क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल का प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन किया है। अब मेरा मानना है क्योंकि कोविड के केसेस इतने बढ़ रहे हैं तो सभी पार्टियों के महागठबंधन की आवश्यकता है जिसमें जनता का ख्याल रखा जाए और किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया जाए। से भी ज्वाइनिंग हो सकती थी। तो बात इसकी नहीं, बात यह है तो 10 मार्च को जब वोट खुलेंगे तो किसके साथ कितनी भीड़ दिखाई देगी। तो हमें पूरा विश्वास जिस तरीके से हमने बिना भेदभाव काम किया, जनता बिना भेदभाव दोबारा हमें की। ठीक है अभिषेक जी, अब तो साइकिल का हैंडल भी ठीक है, पहिया भी अब तो सही चल रहा है और सर पैडल चलाने वाले भी आ गए। कैसे दौड़ेगी साइकिल अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर? साइकिल बहुत रफ्तार से दौड़ने मैं आती हूँ विवेकानंद जी। नेहा जी, मैं बता तो रहा हूँ, साइकिल बहुत रफ्तार से दौड़ रही है और इससे रफ्तार से दौड़ेगी। जैसे जैसे 7 चरणों में चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी का समूल नाश करते हुए जनता जो है समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश जी 10 तारीख को आ रहे हैं और 10 तारीख बाबा को गोरखपुर जाना पड़ेगा, विदाई की डेट आ गई है। लेकिन साक्षी जी कह रही हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने काम किया इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए, उसको देखते हुए आपको अपनी नीतियां बदलनी पड़ी, अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और MY फैक्टर को छोड़ते हुए तमाम और वोटरों को भी साधने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है। क्या वाकई बीजेपी ने आपको मजबूर कर दिया? देखिए नेहा जी, अभी आज कुछ भी कह सकती है। मैं कह तो रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रही। समाजवादी पार्टी ने एक नया स्लोगन दिया था, नई हवा है, नई सपा है। यहाँ सबका सम्मान, युवाओं का साथ, बड़ों का हाथ, सबको लेके साथ चलना चाहते हैं। सर 2017 में भी दिया था, काम बोलता है। तो हमारा काम आज भी बोलता है। हमारे ही काम का उद्घाटन किया साक्षी बहन, 5 नए काम नहीं गिनवा पाएंगे, इसीलिए जनता और इनके विधायकों को नेहा जी मुझे कंप्लीट कर लेने दे प्लीज।
मैंने बोला ना कि आप देख लें, जनता को तो छोड़े, इनके खुद के विधायक और मंत्री इन्हीं के ऊपर आरोप लगा के इनको इनका साथ छोड़ के वो क्या कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। अगर आज हम अपने पार्टी कार्यालय का गेट खोल दें तो 150 से 200 विधायक क्रमबद्ध मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए। हो सकता है बाबा जी अकेले रह जाए, गोरखपुर जाने की तैयारी कर लें। वो गोरखपुर में जाना है 10 मार्च। विवेकानंद पाठक जी क्या वाकई, जी रखिए अपनी बात रखिए। आप थोड़ी सी छूट दे दे भारतीय जनता पार्टी तो फिर से दंगे शुरू हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। जनता यहाँ की भूली नहीं है, हर दिन यहाँ दंगे होते थे। तो उसी को जो कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हुई है उसी के कारण हमें लगातार है। जनकल्याण योजना तो एक तरफ है और आप नई सपा है, जितने उम्मीदवार अभी आपको उम्मीदवार डिक्लेयर किए हैं उनके जरा उनकी हिस्ट्री शीट कितने हिस्ट्री शीटर है ये भी निकाल के कितनों के ऊपर आपराधिक। मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्लीज मुझे 5 सेकंड बस दे दीजिएगा। क्या है? ठीक है ठीक है, मैं आज इसे 5 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। जल्दी से रखिए सर, मेरे को विवेकानंद जी का रुख करना है, जल्दी से रखिए। जी बिल्कुल सही बात मैं आपको बताना और इस बात का भी जवाब दीजिए जिस बात का जिक्र अभी साक्षी जी कर रही थी कि दंगे होने लग जाएंगे। जो लोगों का माइंडसेट है सर कि सपा की अगर सरकार आएगी तो दंगे होने लग जाएंगे, उस माइंडसेट को कैसे आप चेंज करेंगे? नेहा जी पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें, उसके बाद मैं इस सवाल का आपका जवाब दूंगा, जरूर दूंगा। जैसे जैसे तमाम ओपिनियन पोल आ रहे थे अभी तक और कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है, तो क्या हुआ कि उनके मौजूदा मंत्री और विधायक चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं, तो सबको एक इशारा हो गया है कि लहर किधर चल रही है। और ये बात ये क्यों अपनी फर्जियत करा रहे हैं, इनको क्यों नहीं समझ में आता कि लहर चल रही तो साहब मान लो, अभी भी मान लो, अभी भी समय है। दूसरी बात आपने जो पूछा कि गुंडों की सरकार आएगी क्या आएगी, हम आपको बता रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर इनसे बेहतर हम करके दिखाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का स्टेटमेंट दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये हम माफियाओं को डॉनों को एमएलसी नहीं बनाएंगे, हम माफियाओं डॉनों को जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। ये डॉक्टर अभिषेक राय, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं समाजवादी पार्टी का और बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, आप मेरी बात एकदम नोट कर लें कि हम इस तरह के लोगों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है विवेकानंद पाठक जी, क्या वाकई सपा की लहर चल रही है? क्या जिस तरह से लगातार एक के बाद एक तमाम जो नेता हैं सपा को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वाकई आपको लग रहा है कि आंधी तूफान सब चल रहा है वो सपा के साथ है? भाई इनको अपना अधिकार है अपनी बात कहने का, ये लहर भी चला सकते हैं, आंधी भी तूफान चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं। अब ये देखना है कि जब समाजवादी पार्टी अपना टिकट अनाउंस करेगी और डिक्लेयर करेगी तो उसके बाद कहाँ विकेट गिरता है। अभी तक तो आप लोग के पास लड़ाने के लिए आदमी नहीं है, हमारे पास भीड़ लगी हुई है, कोरोना प्रोटोकॉल ब्रेक हो रहा है, आप लोग के पास लड़ाने के लिए आदमी नहीं है। तो सही अच्छी बात है क्या? कोरोना प्रोटोकॉल अगर ब्रेक हो रहा है तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं नेहा जी, मैं वही कह रहा हूँ, हमारे इतने आवेदक हैं। नहीं, इसे आप उपलब्धि के तौर पे देख रहे हैं क्या सर? जो आज हुआ उसे उपलब्धि के तौर पे देख रहे हैं, अचीवमेंट है क्या वो आपकी? बिल्कुल नहीं नेहा जी, मैंने बोला कि जनता देख रही है अखिलेश जी की तरफ और जो जनमानस देख रहा है, जो जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है वो सर्वविदित है। ठीक है, विवेकानंद जी को अपनी बात रखने दीजिए। ठीक है, मैं आती हूँ सर। विवेकानंद जी रखिए अपनी बात। धन्यवाद नेहा जी। देखिए मैं अपने साथी दोनों प्रवक्ताओं से अपील करूंगा, मैं बीच में ना इंटरप्ट करता हूँ और ना मुझे अच्छा लगता है कि यदि जब मैं बोलूँ तो ठीक है, रखिए बात रखिए। जब आपका मौका हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, बेहिचक जो चाहे वो बोल सकते हैं, वो आपका राइट है। तो निवेदन है मेरा विनम्रता पूर्वक आप दोनों से, थोड़ा सा इसको समझिए। और राय साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी पिछली बार कहा कि माधवराव सिंधिया जी को बीजेपी ले गई। माधवराव सिंधिया जी नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो थोड़ा सा अपडेट रहिए। दूसरी चीज कि मैं अभी जो सवाल आप कर रही थी नेहा जी कि लहर है, ये कुछ भी कहने के लिए तैयार है, स्वीकार कर सकते हैं। ये अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए हर पार्टी के लोग प्रवक्ता यही बोलते हैं कि उनकी लहर है, फलाने की लहर है। बीजेपी भी कह रही है, सपा भी कह रही है, तो वो कहने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जैसे ही, तो मेरा अनुमान है, पूरी तरीके से ये लिख के रख लीजिए, मैं आपके चैनल पे एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते बोल रहा हूँ, जैसे ही समाजवादी पार्टी अपने टिकटों का डिक्लेयर करेगी, टिकट अनाउंस करेगी, जो हाल आज भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है ना, एक एक करके विकेट गिर रहे हैं,
वैसे ही समाजवादी पार्टी के विकेट गिरेंगे और इनको तब पता चलेगा। ठीक और है। जो दम्भ और अहंकार इनको दिख रहा है, हम्म। ये कांग्रेस पार्टी ही थी जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में निर्णय ली कि हम इस कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करेंगे और हम अपनी सारी रैलियों को कैंसिल करते हैं, और हमारा देख के सारे लोगों ने फॉलो अप किया। अभिषेक जी कह रहे हैं कि आप लोगों को तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़वाने के लिए। ये अभिषेक जी को बताइए कि इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने 125 लोगों की उम्मीदवारी घोषित कर दी है, जिसमें 50 महिलाएं हैं, और हमने तो उसको टिकट दिया है जो उन्नाव रेप पीड़ित विक्टिम थी, उनकी मां को टिकट दिया है। और सुनने में आ रहा है कि शायद इनके नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कह रहे हैं ना, वो उन्नाव में समाजवादी पार्टी शायद उनके खिलाफ कैंडिडेट भी नहीं उतार रही है। तो ये अच्छी पहल होगी यदि ऐसा अखिलेश जी सोच रहे हैं, और समाजवादी पार्टी यदि ऐसा करेगी, तो मैं तो अपील करता हूँ दूसरे पार्टियों से भी कि वहाँ आशा सिंह जी के खिलाफ कोई कैंडिडेट न उतारे। ये बहुत अच्छी बात है। और जिस सोच के साथ प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को 125 टिकट अनाउंस किया है, हमने पहली पार्टी है उत्तर प्रदेश में 125 टिकट अनाउंस किया, और 50 महिलाएं थी उसमें। सुन लीजिए, उसमें सारे लोग हैं, उसमें आशा कुमारी जैसी रेप विक्टिम भी है, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो शाहजहांपुर में लाठी खाती है, उसमें एक ऐसे आदिवासी नेता। कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहूंगा, लड़की केवल सिर्फ उत्तर प्रदेश में लड़ेगी? राजस्थान में क्या होगा? वहां पे सिर्फ मारी जाएगी? और कहाँ है राहुल गांधी जी? कहाँ है राहुल गांधी जी? गायब हो गए। अमेठी में चुनाव हारे, कितनी बार आए वो उत्तर प्रदेश में? टूरिज्म करने आएंगे, पॉलिटिकल टूरिज्म, कहाँ है? गायब है। उत्तर प्रदेश की जनता को भूल गए। मैं इनको ये बता देना चाहता हूं, जैसे इन्होंने अभी कहा ना कि समाजवादी पार्टी वहां कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी, मैं इनको ये भी बताना चाहता हूं कि हमने अमेठी में और रायबरेली में बार बार इनकी मदद करी है, बार बार हर लोकसभा में। अगर ये भूल रहे हो ये बात, तो हमने हर बार मदद करी है, और माननीय सोनिया गांधी जी ने भी इस बात के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दिया है। आप ऐसी बात करो विवेकानंद जी, कैसे बातें करते हो? कम से कम अपने सीनियर लीडरों से पूछ के आओ, कहाँ है राहुल गांधी जी? गायब हो गए, घूमने चले गए। अब चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो पर्यटन करने चले आएंगे, रैलियों में चले आएंगे। इसका जवाब आप दोगे? ठीक है विवेकानंद जी, लगातार इस तरह के आरोप लगते हैं कि टूरिज्म करने के लिए आ जाते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, क्यों इस तरह के आरोप लगते हैं? और क्या इसी का आभास उन नेताओं को भी हो रहा है जो कि पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एकदम बहुत सही सवाल किया है, और इतना अच्छा सवाल किया है। जवाब दीजिए सर, जल्दी जवाब दीजिए मेरे को। मैं एकदम बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार हूँ, जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सुन लीजिए, कुंभा में आदिवासियों के ऊपर गोली चलती है, कहाँ गए थे अखिलेश यादव? ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे, वहाँ कौन? राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी ने जवाब दीजिए। आपसे राहुल गांधी ने जवाब पूछा है, आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। आपसे राष्ट्रीय नेता है ना, आप तो उनका सम्मान करते हो। मैं आपसे क्या कहा? मैंने आपसे क्या? विवेकानंद जी, आप गलत सवाल का गलत जवाब दोगे तो मैं टूटूंगा। आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आप तय करेंगे उसका जवाब क्या दीजिए। तरीका है नया जी? ठीक है, एक एक करके बात रखिए, ऐसे नहीं, ठीक है, एक एक करके बात रखिए विवेकानंद जी। जब उम्भा में प्रियंका गांधी जी आदिवासियों की आवाज बनने गई थी, कहाँ थे अखिलेश यादव जी? शाहजहांपुर में जब उस रेप पीड़ित महिला की लड़ाई लड़ रही थी प्रियंका गांधी जी, कहाँ थे अखिलेश यादव जी? हाथरस में जब दलित बेटी को रात में चलाया गया था, कहाँ थे अखिलेश यादव जी? तब तो प्रियंका जी और राहुल जी वहां पर आए थे। जब उन्नाव के साथ रेप हुआ था और भाजपा के विधायक उस रेप में थे, कहाँ थे अखिलेश यादव जी? उसी उन्नाव में जब बीकापुर में एक लड़की जो रेप विक्टिम थी उसको जला दिया गया था, कहाँ थे अखिलेश यादव जी? इलाहाबाद में जब 4 दलितों को जलाया गया था, कहाँ थे अखिलेश यादव जी? तब तो प्रियंका गांधी जी वहां आई थी। एनआरसी और सीएए, फिर से कहूंगा, एनआरसी और सीएए के आंदोलन में कहाँ थे अखिलेश यादव जी? तब तो प्रियंका गांधी जी आंदोलन कर रही थी, आजमगढ़ में आके बिलेरियागंज में आंदोलन कर रही थी, तब वो लखनऊ में मार्च निकाल रही थी, तब वो लखनऊ में गांधी प्रतिमा के सामने मौन होकर बैठ रही थी। ठीक है, अभिषेक जी जवाब दे रहे हैं जवाब। सर सुन लीजिए ना, ऐसे नहीं होता है, सुन लीजिए, उसके बाद साक्षी जी का रुख करना है मुझे, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत समझदार है, जनता सब जानती है। राजस्थान में एनसीआर में महिला अपराध में आप नंबर 1 हो, वहाँ का जवाब नहीं दे पाओगे। महिला बलात्कार में नंबर 1 हो आप लोग। दूसरे तो उत्तर प्रदेश है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी भी नहीं दे पाती। अच्छा, और ये आंकड़े महिला अपराध के, आप बीच में बोल रहे हैं, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं?
मतलब वो एनसीआरबी का बोल रहे डाटा हैं प्लीज कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे गलतियां मैं हो आपको जाती बता रहा हूँ करण जी, आप बीच में अब क्यों बोल रहे हैं? अभी तो मैं बोल रहा था तो आपको बड़ा कष्ट हो रहा था, आपको बड़ा कष्ट हो रहा था। ठीक है साक्षी जी का रुख कर लेते हैं सर। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, साक्षी जो हो रही है ऐसे नहीं सर, एक एक करके देखिए, ऐसे नहीं, आप सभी लोग सम्मानित लोग हैं, इस तरह से प्लीज मत करिए, ऐसे मत करिए। ठीक है, एक एक करके बात रखिए साक्षी जी। नेहा जी, जो ये नोक हो रही है खत्म हो जाएगा तो विवेक के बीच में, ये उन दो गठबंधन के साथ होती भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हराने के लिए एक साथ आए थे पहले। तो मैं ये जो नए नए गठबंधन बनते हैं वो उसका आधार विचारधारा नहीं होता, उनका आधार ये होता है कि वो किस तरीके से सत्ता पा सके। लेकिन अब जनता जागरूक है, वो जानती है किस विचारधारा के साथ कौन नेता किसके साथ जा रहा है, क्या वो जनता के हित के लिए साथ जा रहा है या अपने पर्सनल अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं की पूर्ति के लिए तो जा रहा है। बीजेपी इसका आंकलन करती है क्या? बीजेपी इसका आंकलन करती है क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आप लोगों की विचारधारा कभी मिलती थी? पहली बात। और दूसरी बात, इस बात का भी जवाब दीजिए, अब वो कह रहे हैं कि मकर संक्रांति बीजेपी के अंत का इतिहास रचेगी। उनका कहना है कि जहां मैं जाता हूं और जहां से मैं जाता हूं उसका अता पता नहीं रहता है, जिसका मैं साथ छोड़ता हूं, यानी कि बीजेपी का अता पता नहीं रहेगा। देखिए, इस बार बहुत ज्यादा बदलाव आएंगे। एक धारणा थी लोगों की कि नोएडा जो जाता है वो मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनता, वो भी टूटेगी इस बार। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस आकलन के साथ वो गए हैं वो भी इस बार टूट के रहेगा, क्योंकि हमें जनता के ऊपर विश्वास है। हमें अपने पिछले 5 वर्षों के कार्य जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा श्रम विभाग में कार्य किया गया था उसको वो भी शामिल है। उन सबके साथ में हम जनता के बीच में जा रहे हैं और इस बार जनता उस हिसाब से वोट देगी कि किसने उसके लिए कार्य किया है, कौन उसके दुख सुख में काम रहा है। अगर माननीय योगी जी की बात करें, उनसे ज्यादा मेहनती और उनसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो लोगों को पसंदीदा मुख्यमंत्री बनके उभरे हैं वो इसीलिए उभरे हैं क्योंकि उन्होंने दिन रात जनता के लिए कार्य किया। उनके साथ ही साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल लगा रहा था जनता के लिए कार्य। बताएगा कौन कहाँ कार्य हुआ है? नेता तो छोड़ के आपको जा रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी के एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं और बाबा से कैच छूट रहा है। ये कैसे देखें, इसे कैसे लें कि आपके तो विकास कार्य हो रहे हैं लेकिन काम दिखाई नहीं दे रहा? पक्के मकान भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, जो 1.41 लाख बिजली के कनेक्शन दिए हैं, जो 1.5 करोड़ से ज्यादा हमने शौचालय दिए हैं, जिन घरों में आज तक बिजली नहीं पहुंची थी जो हमने बिजली के कनेक्शन दिए, सम्मान निधि जो हमने दी है, किसान सम्मान निधि हमने दी है, श्रमिकों के लिए जो हमने निधि दी है। तो जो काम हमने किया हमें उस पर विश्वास है। जो नेता कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर ये पूर्वांचल के क्षेत्र में जाके देखेंगे तो इन्हें पता चलेगा वहां पीने के पानी तक नहीं था। 70 वर्षों से लोग गंदा पानी पीते थे वहां पे दसियों तरीके की बीमारी लोगों को होती थी गंदे पानी की वजह से। आज उन्हें शुद्ध पेयजल मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत मिल रहा है। जनता ने हमें 2017 में जिस वजह से चुना, हमने वो सारे कार्य करके दिखाए। यही कारण है 2022 में दोबारा मन बना चुकी है जनता की, हमें दोबारा चुनेगी। ठीक है अभिषेक जी, क्या अखिलेश यादव बीजेपी के पुराने फॉर्मूले के तहत ही अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुट गए हैं क्या? और क्या सपा के पास नेताओं का टोटा है क्या सर, कि जो आना चाहे आ जाता है या जो आना चाहे आ जाए? या कोई विचारधारा होती है, कोई सिद्धांत होते हैं, क्या पैमाना होता है, क्या मानक होते हैं सर? नेहा जी, मैं बहुत एक सीधी सी बात करूंगा। जब 2017 में ये हो रहा था, जब अभी क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में हुआ, चाहे कहते हैं किसी और स्टेट में कर्नाटका में हुआ, तो इसको कहा जाता है चाणक्य का मास्टर स्ट्रोक। हर न्यूज चैनल यही दिखाता था। और जब हमने वो करके दिखाया तो ये हमसे पूछते कि वो क्या हमारे सिद्धांत को मानते हैं? ये जानते हैं ये एक वानगी है, ये वानगी एक जनता की आवाज है और सबको लहर समझ में आ रही है किसकी तरफ है। अभी आप देखिएगा, मैंने बोला ना कि अभी कितने और नेता हमारे यहाँ, रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, रोज एक नए नेता ज्वाइन करेंगे। आप देखते जाइए, चरणबद्ध 7 चरण के चुनाव हैं, आप देखते जाइए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की तरफ जनता बहुत उम्मीद से देख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप लोगों के पास क्या नेताओं का टोटा है क्या सर? मानक क्या रहते हैं, क्या पैमाना है, क्या मापदंड है सर? नेहा जी, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि हमारे यहाँ 355 सीट पे जो हमारी पार्टी से 14,000 आवेदन आए, 14,000 आवेदन आए हमारे पास। तो यानी कि जो विवेकानंद पाठक जी कह रहे हैं कि लिस्ट जारी होने दीजिए, फिर सिर्फ टोवल की स्थिति होगी, तो क्या? मैं विवेकानंद जी की बात कर, नेहा जी आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ, मुझे प्लीज कंप्लीट कर लेने दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ
किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। हमारे हर आदमी अखिलेश है, हमारे यहाँ हर आदमी अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहा है। हमारे यहाँ कोई इसमें कोई समझौता नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगा हुआ है। और 7 मार्च का जब चुनाव खत्म होगा और 10 मार्च को जब काउंटिंग का रिजल्ट आएगा, आप देखेंगी हमारा जो समर्पित कार्यकर्ता है, सब लोगों ने एक ही चीज ठान रखी है, इस अराजक सरकार से, इस भारतीय जनता पार्टी की इस अराजक सरकार से, जिसने ना किसानों का साथ दिया, ना युवाओं का साथ दिया, ना बेरोजगारों का साथ दिया, ना आम पब्लिक का साथ दिया। मिडिल क्लास पीस गया, व्यापारी वर्ग पीस गया, सबको परेशान किया है। उस सरकार को बदलना जरूरी है। 22 में इंकलाब हो रहा है। ठीक है सर, कोशिशें तो बदलाव होने आपकी जा है, रहा है। लेकिन क्या वो कोशिशें कामयाब होती है? साक्षी जी भी कुछ कहना चाहती है, विवेकानंद पाठक जी भी। देखिए, अभी टकरार तो अभी से शुरू हो गया। आपके पूर्व विधायक विजेंद्र मलिक जी और राजेश्वर बंसल जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि आरएलडी ने पैसे लेके टिकट बांटा है। तो आरोप तो आपके पास अभी से लगने शुरू हो गए, सत्ता तो दूर की बात है। अभी अंदरूनी कलह कैसे खत्म करेंगे, ये तो अभी की बात हो गई है। इंतजार करिए, देखिए कहते हैं ना, जब हाथी चलता है 4 गांव तो कुत्ते भौंकते कई हो। जाति की राजनीति करती है और दोनों लोगों का कहीं ना कहीं टेक्सचर एक ही है कि हर उन दोनों ही दलों में उसी तरीके के लोग हैं जिस तरीके के एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो 2022 के चुनाव में, जब चुनाव में जाएगी और वोट देने जाएगी, तो वो यह सोच के वोट देगी कि जब लखीमपुर में किसानों को रौंदा जा रहा था तो कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी उनके लिए खड़ी थी। उत्तर प्रदेश का दलित समुदाय यह सोच के वोट करेगा, जब वाल्मीकि की आगरा में हत्या हुई थी थाने में और हाथरस में दलित बेटी को जलाया गया, इलाहाबाद में पासी समाज के लोगों को जलाया गया, तो प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। उत्तर प्रदेश के लोग और नौजवान युवा यह सोच के वोट करेंगे कि जब वो सड़क पे लड़ाई लड़ रहे थे रोजगार को लेके, जब उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस लाठियां चला रही थी, तो उनके हक और हुकूक पे प्रियंका गांधी खड़ी थी और उनके साथ आके आंदोलन कर रही थी, उनके रोजगार की बात कर रही थी। उत्तर प्रदेश की महिलाएं यह बात सोच के वोट करेंगी कि किस तरीके से महिलाओं की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनपे हो रहे जुल्म के खिलाफ यदि कोई आके खड़ा हुआ तो प्रियंका गांधी जी खड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के आदिवासी यह सोचेंगे कि कोई आया हमारे हक हकूक के लिए आवाज उठाने के लिए तो प्रियंका गांधी आई। उत्तर प्रदेश के लोग जब वोट करेंगे तो महंगाई को ध्यान में रख के वोट करेंगे। वो गैस सिलेंडर को पूछ के जाएंगे और अगरबत्ती दिखा के जाएंगे कि 350 का गैस सिलेंडर आज 1000 में है। उत्तर प्रदेश के लोग पेट्रोल डीजल के दाम को ध्यान में रख के वोट करने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग किसान आरोप लग रहा है कि पैसे देकर टिकट बेचने का ये आरोप लग रहा है, कैसे से देखें? नेहा जी मैं अदब के साथ कह रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है। विवेकानंद जी, मैं आ रही हूँ सर, मैंने चुनावी मंच नहीं दे रखा है। मैं आ रही हूँ, मैं थोड़ा टाइम सबको दूंगी, आपको दिया मैंने टाइम, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। नहीं ऐसे नहीं, पाठक जी बोलने दीजिए, नहीं ऐसे नहीं, जल्दी से रखिए बात अपनी। अभिषेक जी के साथ कह रहा हूँ कि यदि फ्रेम में बैठा रहे तो कोई बात नहीं, मैं चुप होकर बैठूंगा। ऐसा नहीं है ना, आपको वक्त दे रहे हैं बोलने का, मौका दे रहे हैं आपको बोलने का, ऐसा थोड़ी ना है सर। मैं पूरा एक घंटा आपको नहीं दे सकती हूँ ना बोलने के लिए। अभिषेक जी बोलिए, जल्दी से बात रखिए अपनी, करके देख लीजिए, रिपीट करके देख लीजिए, 30 सेकंड भी नहीं। अभिषेक जी बात रखिए अपनी। आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं सर, पैसे लेकर टिकट बेचने के। इस तरह के आरोप लगते रहेंगे। समाजवादी पार्टी कभी किसी से ना पैसा लेके ना किस तरह के आचरण करके इस तरह का काम करती है। समाजवादी पार्टी के पास इतने मजबूत कार्यकर्ता हैं, इतने मजबूत नेता हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि समाजवादी पार्टी डिजिटल वर्चुअल से ज्यादा फिजिकल अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास रखती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा हर कार्यकर्ता चुनाव आयोग के जो नियम है कि 5-5 के श्रृंखला में हर डोर टू डोर जाएगा। समाजवादी पार्टी जनता से जुड़ी पार्टी है, गरीबों और वंचितों की पार्टी है। ये पूंजीपतियों की पार्टी नहीं, पूंजीपतियों के लिए एयरपोर्ट बेचने का ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय, सवाल इस बात को लेकर भी है कि लालजी वर्मा, रामाचल राजभर और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम बड़े नेता ओबीसी के, क्या ओबीसी वोट बैंक आप मजबूत कर चुके हैं? सपा मजबूत कर चुकी है क्या? देखिए, इस प्रदेश में अगर आप देखेंगे, अगर जातिगत जनगणना, अगर इस प्रदेश की हमने बोला है कि हमारी सरकार आएगी, हम जातिगत जनगणना 3 महीने के अंदर हमारी सरकार आने के अंदर कराएंगे। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं और हम उस पिछड़े वर्ग में बहुत मजबूत हैं। हम हर समाज में बहुत मजबूत हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो क्या कहते हैं दलित वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो।
हम अल्पसंख्यक वर्ग हो, हम हर वर्ग में बहुत मजबूत है, ठीक है। क्योंकि समाजवादी पार्टी सब समाज की पार्टी है, सबको ठीक एक है, साथ लेके चलना ठीक है। चाहती साक्षी जी, इसका और क्या सबको काट है आप सबको लोगों बढ़ाना के चाहती है। पास? ओबीसी पूरा वर्ग साधने की कोशिश, गैर यादव यादव पूरा वर्ग साधने की कोशिश है सपा की, और बड़े बड़े चेहरे अब सपा में शामिल है। क्या काट है भाजपा के पास? ये आप सोच रहे हैं इस सबको साधने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों से कार्य कर रही है और उन्हें साध चुकी है पहले से। अभी अभिषेक जी ने एक बात कही है कि हम फिजिकली भी तैयार हैं और हम डिजिटली भी तैयार हैं, और साथ में अपराधी रूप से भी तैयार हैं, क्योंकि जो इनकी पहली लिस्ट आई है उसमें ही कई लोग ऐसे हैं जिन पे अपराधी मुकदमे दर्ज हैं, हिस्ट्री शीटर हैं। उसके अलावा आरोप तो अभी से लगने शुरू हो गए हैं और कोई नई बात नहीं है। दंगे तो इनके कार्यकाल में होते ही थे, और जिस तरीके से अभी आरोप लग रहे हैं, जनता के सामने इनका असली रूप पहले ही आ चुका है, और जो बचा कुछ है वो भी अब आगे आ जाएगा। तो 10 मार्च की तारीख आएगी तो जितने अभी ये सहयोगी दल के गठबंधन के साथ ही बने हुए हैं, कब कहाँ पहुंच जाएंगे उसी तरीके से होगा जिस तरीके से मुलायम सिंह जी और मायावती जी अलग अलग कब हो गए पता ही नहीं चला। जनता को जो इनके वोट बैंक है उनको पता ही नहीं चला कि गठबंधन कब टूट गया। तो उसी तरीके से 10 मार्च को दोबारा वापसी देखने को मिलेगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो ठीक है विवेकानंद पाठक जी, ठीक है विवेकानंद पाठक जी, आप लोगों के पास क्या काट है? यहाँ पे तो राजनीतिक तौर पर, जातिगत तौर पर, काम के तौर पर हर वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है। क्या है काट अब कांग्रेस के पास? ये पॉलिटिकल जो एडिटिंग है, वो लोग इस चीज को परसेप्शन, और जिस तरीके की ये दोनों प्रवक्ता साथी ने बोला कि हम, एक लोग कह रहे हैं कि हम साध चुके हैं और एक लोग कह रहे हैं हम साधने की तैयारी है। मैं तो कह रहा हूं ना, न जात पे न पात पे बात होगी बेरोजगारी की बात पे, न जात पे न बात पे वोट पड़ेगा किसानों की कर्जा माफ पे, जात पे न पात पे वोट पड़ेगा बिजली बिल हाफ पे, जात पे न पात पे वोट पड़ेगा मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात पे। तो ये चाहे कितना कार्ड चल रहे, जिस तरीके की कार्ड खेलना हो, जाति का, वर्ग का, संप्रदाय का, जो भी ध्रुवीकरण करना हो, जिस तरह के हथकंडे अपनाने हो हथकंडे अपना ले, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान जिसका अन्ना जानवरों ने गेहूं और धान की फसल बर्बाद की है, उसके दिमाग में ये जात पात नहीं आएगा। जो यूरिया के लिए, डाई के लिए, खाद के लिए लाइन लगा के जान दिया, और जिसके घर प्रियंका गांधी जी दुख दर्द बांटने गई थी, वो जाति पात नहीं देखेगा। जो 108 रुपए का पेट्रोल और डीजल खरीद रहा है और 200 रुपए का सरसों का तेल खरीद रहा है, जाति पाति नहीं देखेगा। जो नौजवान बेरोजगार लाठियां खाया है सड़क पे रोजगार के सवाल पे, 20 लाख सरकारी पद आज भी उत्तर प्रदेश में खाली है, वो जात पात नहीं देखेगा। तो मेरा तो कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा है, न जात पे न पात पे सिर्फ वोट होगा मुद्दों की बात। ठीक है साक्षी जी, आज योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के मौके पर दलित के घर खिचड़ी खाकर इस मकर संक्रांति को बनाया। हालांकि ये कहा जाता है कि ये एक परंपरा है जो कि पहले भी होती हुई आई है, लेकिन क्या संदेश देने की कोशिश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, ये जो परंपरा है पिछले 20 साल से चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ही, जैसे बार बार मैं कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो सबको साथ लेके चलती है, बिना किसी भेदभाव के कार्य करती है, तो एक उसी का ही एग्जाम्पल दिया गया है। और हमारे ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी सबको बराबर का सम्मान देते हैं, यही कारण है कि हर वर्ग हमसे जुड़ रहा है। ठीक है अभिषेक जी, ये तो परंपरा है, फिर क्यों सबको इसमें भी राजनीति नजर आती है? नेहा जी बहुत सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, यही माननीय मुख्यमंत्री जी खुशीनगर गए थे। खुशीनगर में उन्होंने एक दलित परिवार के बेटे को गोद लेना था, उसको साबुन से नहला के ले गए, सारी मीडिया चैनलों में वायरल रहा। साबुन से नहलाने के बाद उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उसे गोद में लिया। कल भी अगर आप फोटो देख लें, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का और जिसके घर में बैठ के वो खा रहे थे, जिसके पत्तल को देखेंगे तो एक की पत्तल फाइबर की, एक की पत्तल होती है। वाह साहब वाह, ये तो जो आपने किया वो सबने देख लिया। कैमरा की निगाहें वो ढूंढ नहीं पा रही हैं तो गलत बात है सब, लेकिन सबको समझ में आ गया कि दलितों के साथ इनका क्या व्यवहार है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो जैसे उन्होंने कहा ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, धर्म सिंह सैनी ने कहा, और जितने मंत्री, दारा सिंह चौहान जी ने कहा, तो उनके प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो प्रमाण खुद ही साबित कर दिया। तो ये सबको दिख रहा है कि वो क्या भेदभाव करते हैं। जो गरीब के बच्चे को गोद लेने, क्या ये भेदभाव साक्षी जी दलित के घर में भी दिखाई दिया?
ये घनश्याम सिंह लोधी जी हैं, एमएलसी हैं सपा के, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके के आरोप लगाए हैं, तो उसका भी जवाब अभिषेक जी से ले लीजिए। तो जो उन्होंने भी कुछ इसी तरीके के आरोप लगाए हैं सपा पे, और वो आज उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन करी है। तो इस तरीके के आरोप इससे कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए कार्य करती है और जनता ने इनका कहना है कि दलित के घर गए तो हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन वहां पे भी खुद अपना वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है। देखिए, हमें इलेक्शन के समय याद नहीं आती, हम पूरे 5 वर्ष कार्य करते हैं, और जब सत्ता में होते तब भी कार्य करते हैं, जब विपक्ष में होते तब भी करते हैं। यही कारण है कि ये परंपरा पिछले 20 वर्षों से चलती आ रही है। तो कुछ इलेक्शन का जुमला नहीं है जो कि सपा के कार्यकर्ता या कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता करते हैं। जब इलेक्शन आते हैं तभी उन्हें जनता की याद आती है। अब असली रूप जनता जान चुकी है कि कौन उनके साथ। क्या उसे भी राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए विवेकानंद पाठक जी, जो परंपरा कई सालों से चलती हुई आ रही है? अगर मकर संक्रांति का कार्यक्रम अगर 10 मार्च के बाद आ कि दलितों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। ठीक है विवेकानंद जी, क्या जो परंपरा कई वर्षों से चलती हुई आ रही है उसे भी राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए क्या? ये वो लोग कह रहे हैं जब राहुल जी दलित के घर खाना खाते थे तो उपहास उड़ा रहे थे, और ये वो लोग कह रहे हैं जब एक दलित की बेटी को हाथरस में जिंदा जला दिया जाता है, तब उसको आधी रात को जला दिया जाता है बिना उसके घर वालों के परमिशन के। और वो लोग कह रहे हैं जो लगातार जिनकी सरकार में दलितों के ऊपर अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ये मैं नहीं एनसीआरबी का डाटा कह रहा है। तो अत्याचार दलितों पे करने वाली सरकार दलितों को घोड़ी तक नहीं चढ़ने देती थी। बुंदेलखंड में इनकी सरकार थी और दलित दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दे रही थी। तो ये नौटंकी किस लिए? ये सब जानते हैं कि संघ और बीजेपी की जो मानसिकता और जो सोच है वो किस सोच के साथ है। उनके सोच में दलितों का कोई जगह नहीं है, वहां पर दलितों का कोई स्थान नहीं है। केवल दिखावा और नौटंकी करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ वहां बैठकर खाते तो है दिखाने के लिए, राजनीति करने के लिए और राजनीति साधने के लिए, लेकिन दिल से ये दलितों को वही देखना चाहते हैं जहां इनकी सोच है। आप यदि ऐसा नहीं होता तो सोचिए क्या आगरा में वाल्मीकि समाज का एक लड़का, उसको पुलिस थाने में मार दिया जाता। यदि ऐसा न होता तो इलाहाबाद में 4 दलित परिवार के एक ही परिवार के बेटी माँ के साथ बलात्कार करके उनको मार दिया जाता, और कुछ तक नहीं आती है इस सरकार से। ठीक है, जांच तक नहीं कर ठीक पाते है। डॉक्टर अभिषेक राय, भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य इसे झुठला रहे हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 80 बनाम 20 पर वोट पड़ेंगे, चाहे कितना भी कुनबा आप जोड़ लीजिए सपा का। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है कि उनकी विदाई तय है। अब वो कुछ भी बोल रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, सबको ये चीज समझ में आ गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है कि 10 तारीख उनकी विदाई की डेट आ गई। अब वो अयोध्या से भी हमने सुना कि वो लड़ने जा रहे हैं, लड़ लें वहां से भी, उनको भी अंतर समझ में आ जाएगा। कम से कम जनता, गोरखपुर छोड़ के भागना पड़ रहा है उनको, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जनता सब समझ रही है, जनता को सब पता है, और जनता ने एक मन बना लिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का। और 10 तारीख को अखिलेश जी आ रहे हैं और माननीय बाबा गोरखपुर जा रहे हैं। ठीक है, साक्षी जी, क्या वाकई गोरखपुर छोड़ के भागना पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ को? जिस बात का जिक्र अभिषेक जी कर रहे हैं, जब शुभ कार्य होता है, जैसे हमारी सरकार बनेगी तो उसके बाद गोरखनाथ मंदिर के दर्शन करने योगी जी जरूर जाएंगे। वो हर किसी अच्छे और शुभ माहौल के बाद में वहां जाते हैं। लेकिन जो सपा के हमारे प्रवक्ता भाई बोल रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगी, सरकार का जो दावा कर रहे हैं, जब अखिलेश जी बोलते हैं कि 403 में से 400 सीटें आएंगी, तो उनके पीछे जितने भी नेता खड़े होते हैं सपा के, वो स्वयं में हंसने लग जाते हैं। तो जो हंसी है उनकी, उससे ही साफ पता चल जाता है कि किसकी सरकार आने वाली है। तो उनको कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। वो अपने जो पीछे जो नेता खड़े होते हैं उनको मजाक कर रहे हैं कि इस सरकार के आवाज आएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर ही तो वक्त ही बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। ठंड लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ सियासी तपिश भी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि जो आयाराम गयाराम की राजनीति है, उसका विधानसभा चुनावों पर किस तरह का असर पड़ेगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।